हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। आज हम चैप्टर करेंगे XBRL रिपोर्टिंग स्टार्ट। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है और एक नई चीज है जो आप पढ़ोगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर। XBRL एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, यानी कि एक लैंग्वेज ही है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज के जरिए वर्ल्ड वाइड जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है ना, उसका एक्सचेंज, उसका कंपेरिजन, उसका एनालिसिस होता है। एक ऐसा सिस्टम है जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को टैग प्रोवाइड करा देता है। मैं आपको और अच्छे से बताऊं, एग्जांपल दूं तो बेस्ट एग्जांपल है जैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो बार कोड लगा होता है ना, वो क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट है उसके ऊपर बार कोड लगा हुआ है, आप उसको स्कैन करोगे, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल आ जाएगी कि कौन सी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, प्राइस क्या है, वेट क्या है, इसमें कितना टैक्स लग रहा है, सब कुछ आ जाता है। ऐसे कैसे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसके बारकोड जो होते हैं ना, वो XBRL के अंदर दे दिए जाते हैं। और ये बहुत एक अच्छा सिस्टम बना देता है, एक अच्छे स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं जिसमें वर्ल्ड वाइड लेवल पर जितनी भी कंपनी है, जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसको एक्सचेंज करना, कंपेयर करना, एनालिसिस करना, डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। आइए मैं आपको इसको अब फुल डिटेल में अच्छे से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक इमेजिनेशन के बेसिस पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक कंपनी है ए, इसकी सेल्स कितनी है, इसने सेल्स दिखा रखी है 100 करोड़। एक कंपनी है बी, इसने इसकी भी सेल्स कितनी है, 100 करोड़ है, लेकिन उसने उसका नाम सेल्स ना लिख के क्या लिखा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो हमने पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हैं, तो वहां पर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, है ना। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि इसको सेल्स भी बोला जाता है, हमने ये भी पढ़ा है कि इसको टर्नओवर भी बोला जाता है। तो यहां पर भी 100 करोड़ है, यहां पर भी 100 करोड़ है, यहां पर भी 100 करोड़ है, लेकिन यहां पर हमने इसको सेल्स बोला है, यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोला है, यहां पर टर्नओवर बोला है। लेकिन तीनों चीजों का मतलब तो एक ही है ना। ऑल थ्री आर रिपोर्टिंग द सेम थिंग, दे आर यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स। इतना ही है जी। तो सर इसमें XBRL क्या है, आइए बताता हूं। नाउ सपोज एक इन्वेस्टर है, एक कौन है, इन्वेस्टर है, और वो सेल्स कंपेयर करना चाहता है तीन कंपनी की नहीं, ऐसी ही 1000 कंपनीज की। 1000 कंपनीज का डेटा लिया हुआ है और उनकी सेल्स को कंपेयर करना चाहता है। तो क्या ये पॉसिबल है? द इन्वेस्टर विल फेस सर्वल प्रॉब्लम्स। अब उस इन्वेस्टर को 1000 कंपनियों की अगर सेल्स को कंपेयर करना है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएगी? ये जो प्रॉब्लम्स है इनको XBRL सिस्टम दूर कर देगा। अगर कोई XBRL सिस्टम यूज नहीं कर रहा है और बिना XBRL के अगर वो इतनी सारी कंपनीज के डेटा को कंपेयर करना चाहता है, एनालाइज करना चाहता है, एक्सचेंज करना चाहता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। क्या आएगी? सबसे पहले डिफरेंट फॉर्मेट्स। हर कंपनी ने जो अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो किसी ने PDF में, किसी ने एक्सेल में, किसी ने वर्ड्स में, किसी ने प्रिंटेड रिपोर्ट्स के अंदर बना रखा होगा, यानी कि उनका जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी। सेकंड, मैनुअल डेटा एंट्री। अगर आप इतनी सारी कंपनीज को, उनके डेटा को या उनकी सेल्स को कंपेयर करना चाहते हो जिन सबके फॉर्मेट अलग अलग है, तो आपको मैनुअली डेटा एंटर करना पड़ेगा। इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत पैसा भी लगेगा भैया। आप अकेले नहीं कर सकते, टीम चाहिएगी आपको, है ना, मोर मैन। ओके, नेक्स्ट, अगर आप मैनुअल काम करोगे तो वहां पर हायर चांस है एरर्स की। बिल्कुल एरर्स होगी, बिल्कुल होगी, 100% ह्यूमंस है। एंटर अगर डेटा मैनुअली करेंगे तो कहीं एक जीरो ज्यादा, कहीं एक जीरो कम लगेगा और एरर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो डिफिकल्ट एनालिसिस हो जाएगा, है ना। जैसे एक सपोज सेबी है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और वो चाहती है एनालाइज करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 5000 लिस्टेड कंपनीज का। भाई स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर 5000 कंपनी लिस्टेड है और सेबी को कुछ उनका डेटा एनालाइज करना है 5000 कंपनियों का, विदाउट अ कॉमन फॉर्मेट, जिसमें कॉमन फॉर्मेट नहीं हो, एनालिसिस बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहां पर अगर आपके पास XBRL सिस्टम नहीं है और आप बहुत सारी कंपनीज के डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स मिलेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम,
मैनुअल डेटा एंट्री करनी पड़ेगी, ये बड़ी प्रॉब्लम, टाइम, कॉस्ट, मनी, टीम सब लगेगा, एफर्ट लगेंगे, हायर चांस रहेंगे एरर्स के, डिफिकल्ट एनालिसिस हो जाएगा, या इतनी सारी कंपनी के डेटा को एनालाइज करोगे। तो यहां पर इन सब का सॉल्यूशन क्या है सर, इन प्रॉब्लम्स को दूर कैसे करें? तो इनका सॉल्यूशन है XBRL। To solve all these problems, a universal electronic reporting language was developed. और XBRL के अंदर अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डाला जाए तो उसके बाद इनका फॉर्मेट भी सेम रहेगा, जो मैनुअल वर्क है वो नहीं करना पड़ेगा, XBRL अपने आप करेगा, तो एरर्स कम रहेगी। एरर्स रहेगी नहीं तो उन डेटा को एनालाइज करना भी बहुत आसान रहेगा, एक तो एरर कम है और एफिशिएंसी आ जाएगी, इफेक्टिवनेस आ जाएगा, और वो डेटा आराम से एनालाइज किया जा सकता है, बिना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा, बहुत पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, टीम वर्क नहीं लगेगी, एक सॉफ्टवेयर है जो आपको करके दे देगा, दैट इज XBRL। ओके, दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड, जो इन सारी प्रॉब्लम को दूर करे, एक ऐसा यूनिवर्सल, इंडिया लेवल पे नहीं, यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड। दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड XBRL, जिसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल, यानी कि बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत व्यापक है, बड़े लेवल पर आप कर सकते हैं इसको भी, मतलब बिजनेसेस का रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ओके, व्हाट डज एक्सटेंसिबल मीन? अब एक एक को समझते हैं भाई, यहां पर एक्सटेंसिबल का मीन क्या है? द वर्ड एक्सटेंसिबल मीन फ्लेक्सिबल, बिल्कुल, इसके अंदर आप अपने हिसाब से टैग्स वगैरह दे सकते हैं, है ना। न्यू रिपोर्टिंग आइटम कैन बी एडेड वेयर नेवर रिक्वायर्ड। ओके, बी का मतलब क्या है? ये बिजनेस का जो डेटा है उसको हम यहां पर एनालाइज करते हैं, है ना। यहां पर जो XBRL है ये स्पेशली डिजाइन किया गया बिजनेस और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। जैसे यहां पर आप इस XBRL सिस्टम का, इस सॉफ्टवेयर का यूज मूवीज, गेम्स या सोशल मीडिया के लिए नहीं कर सकते, इसको डिजाइन ही किया गया है फाइनेंशियल और बिजनेस रिपोर्टिंग के लिए, यानी कि इसको आप यूज कर सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, रेगुलेटरी रिपोर्ट और टैक्स रिपोर्ट बनाने के अंदर। तो बिजनेस पर्पस के लिए तो एक्सटेंसिबल है, बिजनेस यूज के लिए है, और फिर आता है हमारा व्हाट डज मींस रिपोर्टिंग। देखो XBRL, एक्स मतलब एक्सटेंसिबल, फ्लेक्सिबल है, आप इसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, बी मतलब बिजनेस यूज के लिए, आर मतलब रिपोर्टिंग करनी होती है इसमें। द मेन पर्पज ऑफ XBRL इज रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की क्या रिपोर्ट तैयार की जाती है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, एसेट्स, लायबिलिटी, कैश फ्लो, ये सब कुछ XBRL के थ्रू बहुत आसानी से रिपोर्ट किया जा सकता है। अब आता है लैंग्वेज का मतलब क्या है। लैंग्वेज का मतलब होता है यहां पर XBRL इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज, एक तरह की कंप्यूटर लैंग्वेज, जस्ट लाइक इंग्लिश इज ए लैंग्वेज फॉर ह्यूमंस, हिंदी इज ए लैंग्वेज फॉर ह्यूमंस, ऐसे कैसे XBRL इज ए लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर या लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू XBRL रिपोर्टिंग टैग। अगर आप कंप्यूटर को नॉर्मल इंफॉर्मेशन दोगे ना तो वो उसको समझ नहीं पाएगा, लेकिन इस लैंग्वेज के अंदर जो XBRL के अंदर यूज की जाती है, इस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं आगे पढ़ाऊंगा। इस लैंग्वेज के अंदर अगर आप कंप्यूटर को डेटा दोगे तो आराम से इसको रीड करके और जिसको जहां जहां पहुंचाना है, जिस हेड सब हेड के अंदर डालना है वो डाल देगा। जैसे आप उसको सेल्स डालोगे तो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में डालेगा, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डालोगे तो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में डालेगा, टर्नओवर बोल के डालोगे तो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ही वो डालेगा उसको, इतने उसको समझ लेगा इस चीज को। ओके, सिंपल डेफिनेशन ऑफ XBRL। अब है डेफिनेशन क्या है, देखिए XBRL इज अ स्टैंडर्डाइज, मतलब स्टैंडर्डाइज है ये, है ना, सब यूज करते हैं इस स्टैंडर्ड्स को। कंप्यूटर लैंग्वेज, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, किस चीज का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ऑफ फाइनेंशियल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन, बस मेन यही है। ये ऊपर वाली लाइन तो आपको हर जगह दिख जाएगी भाई, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, यूज फॉर गेम्स, यूज फॉर दिस, यूज फॉर दैट, बट यहां पर ये जो XBRL है ये भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, स्टैंडर्डाइज कंप्यूटर लैंग्वेज है, यूज की जाती है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए, बट ऑफ फाइनेंशियल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन। इट एनेबल कंपनीज टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अ फॉर्मेट दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय बोथ ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स। इसके अंदर जो
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हमको प्रोवाइड की जाती है उसको ह्यूमंस और कंप्यूटर दोनों अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको एक्सपीआरएल को समझना है, जैसे सपोज एबीसी लिमिटेड है, रेवेन्यू 10 करोड़ है, तो एक्सपीआरएल जो है इस इंफॉर्मेशन को कैसे टैग करेगा, वो लिखेगा रेवेन्यू, फिर 10 करोड़, फिर रेवेन्यू, और इन चीजों को वो यूज करेगा। ये जो चीजें यूज हो रही है, ये जो फॉर्मेट है, ये एक तरह की लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर आराम से समझ सकता है। अगर आप कंप्यूटर को ओनली इतना बोलोगे रेवेन्यू 10 करोड़ और एबीसी लिमिटेड की, तो वो अच्छे से उसको रीड नहीं कर पाएगा और वो उसको टैग वगैरह नहीं दे पाएगा। ओके जी, ठीक ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और अगला आता है हमारा यहां पर एक टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है वो भी, और वो है आपका XBRL इज बेस्ड ऑन XML। तो XBRL जो है वो क्या है, वो एक तरीके का बारकोड है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, जैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर बारकोड होते हैं, ऐसे के ऐसे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनका जो बारकोड है दैट इज XBRL। XBRL जो है वो बेस्ड होता है XML पर। अब ये XML क्या, यही तो लैंग्वेज है जो यूज की जाती है इस बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज के अंदर। तो XML क्या है, बिफोर अंडरस्टैंडिंग XBRL हमें अच्छे से समझना पड़ेगा XML को। XML जो है वो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इस XML का मतलब X का मतलब तो वही एक्सटेंसिबल, पर यहां पर L का मतलब भी लैंग्वेज है, लेकिन इसमें देखो M कहीं नहीं है, M का मतलब यहां पर मार्कअप से है। ये एक तरह की लैंग्वेज है जो इस सिस्टम के अंदर यूज की जाती है। XML is a language used to store and exchange data। डेटा को एक्सचेंज करने में, स्टोर करने में इसको यूज किया जाता है। जैसे आपको यहां पर बताना है फॉर एग्जाम्पल के लिए कि एक सुरेश नाम का एम्प्लॉय है और उसकी सैलरी जो है 50,000 रुपए, तो आपको इस फॉर्मेट के अंदर आपको ये उस कंप्यूटर को प्रोवाइड करना पड़ेगा, और ये जो फॉर्मेट है ये XML के अंदर आता है और कंप्यूटर इसको आराम से रीड करके इसको जहां क्लासिफिकेशन इसका करना है वो कर देता है। अगर आप ओनली कंप्यूटर को ये बोलोगे, यहां पर केवल इतना बोल दोगे कि भाई ये जो है ना, ये जो एम्प्लॉय है सुरेश और उसकी सैलरी है 50,000, तो कंप्यूटर उसको कभी भी रीड नहीं कर पाएगा। ओके, सो यहां पर नेम एंड सैलरी टैग्स जो है वो अवेलेबल होते हैं और कंप्यूटर कैन इजीली आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन। रिलेशनशिप क्या है XML और XBRL के ऊपर, भाई ये फाउंडेशन है, ये बिल्डिंग की नींव है और ये बिल्डिंग है उसके ऊपर खड़ी है, यानी कि ये पूरा सिस्टम इस लैंग्वेज के ऊपर बना हुआ है। सो XML जो है वो फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग है और XBRL जो है वो कंप्लीट बिल्डिंग है। विदाउट XML XBRL कैन नॉट एग्जिस्ट। बिना लैंग्वेज के ये सिस्टम बन ही नहीं सकता। ओके जी, सो यहां पर XBRL is a build on XML technology। Why XBRL is a called a global standard? देखो ऊपर ग्लोबल स्टैंडर्ड बोला था, यूनिवर्सल लेवल पर इसको यूज किया जाता है बिकॉज इट यूज वर्ल्ड वाइड, कंट्रीज यूजिंग XBRL इंक्लूडिंग इंडिया, USA, UK, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसके अलावा कनाडा, जर्मनी, मैनी मोर अदर। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हर कंपनी की इंफॉर्मेशन कहां पड़ी है, XBRL के अंदर पड़ी है, जिससे किसी भी कंट्री की किसी भी कंपनी को किसी अदर कंट्री की किसी भी कंपनी के साथ, यानी कि उनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज और कंपेयर और एनालाइज करना बहुत आसान होता है। इससे इन्वेस्टर अपना डिसीजन बहुत अच्छे से ले सकता है कि कौन सी कंपनी कितनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, या उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो लेकर के उसमें पैसा लगाना है नहीं लगाना है, वो बहुत सारे डिसीजन आराम से ले सकता है। ऐसा कैसा, गवर्नमेंट भी ले सकती है, बहुत सारी अथॉरिटीज भी इन सिस्टम का यूज कर सकती है। ओके जी, सॉरी। अब आ जाते हैं यहां पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ XBRL। क्या ऑब्जेक्टिव्स है, बहुत अच्छा है ये ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर मेन जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं उसमें फर्स्ट आता है स्टैंडर्डाइजेशन। ऑल कंपनीज रिपोर्ट इंफॉर्मेशन इन द सेम फॉर्मेट, जिससे एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कि किसी भी कंपनी को अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इस सिस्टम के थ्रू अपनी रिपोर्ट को तैयार करना है, ताकि एक स्टैंडर्ड बेस्ड सिस्टम तैयार हो जाए और उस स्टैंडर्ड को सभी लोग फॉलो करें, सारी कंपनीज फॉलो करें।
इंप्रूव हो जाती है एक्यूरेसी, क्योंकि डेटा ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता है, लैंग्वेज के थ्रू होता है, तो ह्यूमन एरर्स की यहां पर कोई जो है संभावना, पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। बिल्कुल, इन्वेस्टर कैन इजीली एसेस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और उससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, पारदर्शिता बनी रहती है। फास्टर एनालिसिस होता है, थाउजेंड्स ऑफ रिपोर्ट सेकंड के अंदर एनालाइज की जा सकती है सिस्टम के थ्रू। अब तो एआई आ गया है तो ये सिस्टम और फास्ट हो जाएगा। रिड्यूस कॉस्ट, बिल्कुल, मैन पावर कम लगती है, यहाँ पर पेपर वर्क कम लगता है और रिपोर्टिंग कॉस्ट भी बहुत कम लगती है। बेटर डिसीजन मेकिंग हो सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर जो है रिसीव करता है हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन और देयर फॉर इन्वेस्टर डिसीजन इंप्रूव। ओके, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर हमारा, और वो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ XBRL या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ, कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। इसमें XML है, ये क्या है आपको पता है, लैंग्वेज है। फिर है आपका आता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी जो है वो क्या है, इंस्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। नेम पेस होता है, नेम पेस क्या होता है, लिंक बेसिस होते हैं, वैलिडेशन होता है, रेंडरिंग होती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स या कह सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट जो है XBRL के अंदर होते हैं, वो हम समझते हैं वन बाय वन कि इस लैंग्वेज के अंदर, इस रिपोर्टिंग सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें किस तरीके से काम करती है। जैसे XML तो हमको पता है कि ये एक तरीके की कंप्यूटर लैंग्वेज है जो इस सिस्टम के अंदर यूज की जाती है। सो आइए फटाफट से समझते हैं एक एक चीज को, ठीक है। मैंने यहां पर देखिए हाउ XBRL एक्चुअली वर्क्स। तो इसको समझने के लिए आप एक बार सोच सकते हैं कि XBRL जो है ना वो एक तरह की कार है, ठीक है। अब कार में क्या क्या होता है, इंजन भी होता है, स्टीयरिंग भी होती है, व्हील्स भी होते हैं, ब्रेक्स भी होते हैं, बहुत सारा सिस्टम होता है। ऐसे कैसे जो हमारा XBRL है ना वो भी एक सिस्टम है, उसके अंदर XML यानी कि एक लैंग्वेज होती है, टेक्सोनॉमी होती है, इंस्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, नेम स्पेस होता है, लिंक बेस होता है, वैलिडेशन, रेंडरिंग। विदाउट दीज कंपोनेंट्स, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, इनके बिना कोई भी XBRL जो है काम नहीं करेगा। जैसे हमारा एक मोबाइल होता है, स्मार्टफोन होता है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उसमें बैटरी होती है, कैमरा होता है ना, उसका सॉफ्टवेयर होता है, उसकी बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं, बॉडी होती है, तो वो सब चीजें जो है वो उसके कंपोनेंट्स है। ऐसे कैसे XBRL जो सिस्टम है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को बनाता है, उसके अंदर ये बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो काम करते हैं। आइए हम इनको वन बाय वन पर समझते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट आता है XML। पहले बता चुका हूं, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है। ये एक तरह की लैंग्वेज है जो यूज की जाती है स्टोर करने में और डेटा को एक्सचेंज करने में इलेक्ट्रॉनिकली। सपोज फॉर एग्जांपल के लिए ऊपर भी मैंने बताया था, यहां पर भी, कि भाई एक आपको डेटा डालना है सिस्टम के अंदर जिसमें नेम है सुरेश और उसको सैलरी देनी है 50,000 रुपए। अगर आप ऐसे सेम डाल दोगे तो कंप्यूटर लैंग्वेज या XBRL उसको रीड ही नहीं कर पाएगा, कंप्यूटर रीड नहीं कर पाएगा। कंप्यूटर की लैंग्वेज में आपको इसको XML फॉर्मेट के अंदर डालना पड़ेगा। आपको इस तरीके से इस फॉर्मेट में इसको डालना पड़ेगा, भाई एम्प्लॉय है, नेम और ये सब चीजें यूज करके इस लैंग्वेज के अंदर, ये जो लैंग्वेज है XML, इसके अंदर जब आप उसको डालोगे तब कंप्यूटर आराम से उसको रीड कर पाएगा। सो नाउ द कंप्यूटर इमीडिएटली अंडरस्टैंड, इस लैंग्वेज को आराम से समझ सकता है, इस लैंग्वेज को XML नहीं समझ पाएगा। ओके, सो XML जो है वो हेल्प करता है कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन को समझने में, रीड करने में, और फिर प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, इसको आप वो लेबल वाला मैंने एग्जांपल दिया था ना, वही है पूरा का पूरा, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है सर? देखो, टेक्सोनॉमी क्या कंपोनेंट है और XBRL के अंदर इसका क्या यूज है? टेक्सोनॉमी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन XBRL। टेक्सोनॉमी इज द इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। भाई हर लैंग्वेज की एक डिक्शनरी तो होती है, वो है आपका टेक्सोनॉमी। यानी कि इसके अंदर पूरे के पूरे डेटा जो है, सारी की सारी फाइनेंशियल टर्म्स होती है, जैसे डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, समझ में आ गया, एसेट क्या होती है, करंट एसेट क्या होती है, फिक्स एसेट्स क्या होती है, सेल एक्सपेंसेस वगैरह, वो सारा का सारा जो डेफिनेशंस है, जो फाइनेंशियल टर्म्स है, जो रिलेशनशिप्स है फाइनेंशियल टर्म्स के बीच में, वो सारी की सारी डिक्शनरी के अंदर, जिस डिक्शनरी के अंदर होती है उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। और इसी डिक्शनरी का यूज करके जो है XBRL सिस्टम जो है इंफॉर्मेशन को रीड करता है और उनको समझता है।
ओके, ठीक है जी। फिर आता है भाई टैक्सोनॉमी जो है वो क्यों जरूरी है। इमेजिन 1000 कंपनी है और डिफरेंट वर्ड यूज करती है, जैसे ए कंपनी सेल्स, बी रेवेन्यू, सी टर्नओवर यूज करती है। तो ऑल कंपनीज यूज वन स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट, दस कंपैरिजन बिकम पॉसिबल। लेकिन अगर इन सबको एक ही भाई ये बता दिया जाए, सेल्स का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टर्नओवर का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो वो बहुत आसान हो जाएगा। ये टैक्सोनॉमी बोलता है कि भाई इन सब का मतलब ये ही है और इसको इस टैग के अंदर ही डालना होता है। ओके जी। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टाइप में स्टैंडर्ड टैक्सोनॉमी है जो ये वर्ल्ड लेवल पर यूज की जाती है, जिसमें आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, या फिर हमारा गैप टैक्सोनॉमी हो गया, यूएस गैप हो गया, इंडियन गैप्स हो गए। ये सारे के सारे सिस्टम्स के बेसिस पर अगर आप इस XBRL को यूज कर रहे हो तो वो स्टैंडर्ड से वो पूरी सब जगह ये यूज हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहे तो इसके अंदर कुछ एक्सटेंशंस कर सकते हैं, कुछ टैग अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इंस्टेंस डॉक्यूमेंट। ये क्या होते हैं सर? टैक्सोनॉमी प्रोवाइड द स्ट्रक्चर, टैक्सोनॉमी आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इंस्टेंस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड एक्चुअल डेटा। सिंपल सी चीज है आपको यहाँ पर। टैक्सोनॉमी में मतलब ये रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, एसेट है, लायबिलिटी है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट का, इंस्टेंस डॉक्यूमेंट का मतलब है रेवेन्यू 50 करोड़ की है, प्रॉफिट 10 करोड़ का है, एसेट 100 करोड़ की है, लायबिलिटी 4, मतलब आपको फिगर्स प्रोवाइड कर देता है, आपको अमाउंट्स प्रोवाइड कर देता है। तो जैसे टैक्सोनॉमी जो है ना वो एक तरह का क्वेश्चन पेपर है, ये एग्जांपल है। तो जो आप स्टूडेंट आंसर करता है उस क्वेश्चन पेपर का, आप जाओगे एग्जाम देने तो आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर है वो टैक्सोनॉमी है, लेकिन उसका जो आप आंसर करोगे दैट इज इंस्टेंट डॉक्यूमेंट। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है फिर हमारा एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स क्या है सर? एलिमेंट का मतलब होता है एक इंडिविजुअल रिपोर्टिंग आइटम। एवरी फाइनेंशियल आइटम कॉल्ड एन एलिमेंट। हर एक फाइनेंशियल आइटम को एक एलिमेंट बोला जाता है, जैसे रेवेन्यू, जैसे प्रॉफिट, जैसे कैश, जैसे इन्वेंट्री, जैसे डेटर, जैसे शेयर कैपिटल, जैसे गुडविल, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? एक तरीके से एक एलिमेंट हो गए। एक सेंटेंस के बारे में सोचिए, एक सेंटेंस कंटेन मेनी वर्ड, जैसे ये सेंटेंस है, इसमें कितने वर्ड है ना। तो सिमिलर टैक्सोनॉमी जो है वो कंटेंट करता है मेनी एलिमेंट्स, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। ओके जी, फिर आ जाते हैं हम नेम, हमारा नेम स्पेस। ये क्या है सर? नेम स्पेस का मतलब होता है इज अ यूनिक आइडेंटिफायर। इट टेल कंप्यूटर्स, ये नेम स्पेस कंप्यूटर्स को बोलता है टू विच टैक्सोनॉमी डज दिस एलिमेंट बिलोंग, कि ये एलिमेंट जो है वो कौन सी टैक्सोनॉमी से बिलोंग करता है। ओके, जैसे सपोज टू कंपनीज यूज द टर्म, दो कंपनी है और वो टर्म यूज करती है क्या? रेवेन्यू, बट ईच में डिफाइन इट डिफरेंटली। नेम स्पेस एलिमेंट कंफ्यूजन, तो नेम स्पेस एलिमेंट जो है वो आपके कंफ्यूजन को एलिमिनेट कर देता है, दूर कर देता है। फॉर एग्जांपल के लिए सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे एक स्टूडेंट है राहुल शर्मा, एक स्टूडेंट है राहुल वर्मा। अब मैं अगर राहुल बोलूंगा तो कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं बोलूंगा राहुल शर्मा तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो नेम स्पेस यही काम करता है कि जो आपके टेक्सोनॉमी के अंदर एलिमेंट्स है उनके बीच में जो भी कंफ्यूजन है वो आपका नेम स्पेस दूर कर देता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, डुप्लीकेशन नहीं होता है नेम स्पेस की वजह से, एलिमिनेट हो जाते हैं कंफ्यूजन, एक्यूरेसी जो है इंप्रूव हो जाती है। ओके जी, नेक्स्ट आता है हमारा लिंक बेस। ये XBRL सिस्टम के अंदर क्या काम करता है? लिंक बेस डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको हमारा लिंक बेस डिसाइड करता है। जैसे अब हम फाइनेंशियल टर्म में समझे तो प्रॉफिट कैसे आता है? जो सेल्स है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, उसमें से खर्चे यानी कि एक्सपेंसेस लेस करोगे तो प्रॉफिट आएगा। तो ये जो रिलेशनशिप है ये हमें कौन बताएगा? ये लिंक बेस बताएगा। लिंक बेस को ऐसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है, फाइनेंशियल डेटा जो होता है, उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो लिंक बेस में डाल दी जाती है और वो हमें अच्छे से समझा देता है। अगर उस रिलेशनशिप के अंदर हम गलती कर रहे हैं तो ये हमें एरर भी बता देगा। ओके, सो नेक्स्ट आता है फिर हमारा इसके बाद में टाइप्स ऑफ लिंक बेस। बहुत सारे टाइप के लिंक बेस होते हैं। प्रेजेंटेशन लिंक बेस होते हैं, इसमें आपका स्ट्रक्चर होता है रिपोर्ट का, जैसे स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट का एक स्ट्रक्चर है ना, तो वो आपका प्रेजेंटेशन लिंक बेस हो गया।
कैलकुलेशन लिंक बेस, इसमें बहुत सारी मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताई जाती है, जैसे एसेट्स कैसे आएगी, लायबिलिटीज और इक्विटी को जोड़ दो तो एसेट आ जाएगी, ओके ऐसे। फिर डेफिनेशन लिंक बेस होते हैं, इसमें लॉजिकल रिलेशनशिप बताई जाती है। लेबल लिंक बेस होते हैं, इसमें नेम और डिस्क्रिप्शन तैयार किया जाता है। रेफरेंसेस लिंक बेस होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लिंक बेसिस होते हैं जो रिलेशनशिप को बताते हैं दो एलिमेंट के बीच में, जो अवेलेबल होती है टेक्सोनॉमी के अंदर। फिर आता हमारा वैलिडेशन। वैलिडेशन जो है वो XBRL के अंदर हमें ये बताता है, चेक करता है वेदर रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन इज अ करेक्ट और नॉट। सपोज अ कंपनी रिपोर्ट एसेट 100 लाख, लायबिलिटीज 40 लाख, इक्विटी 30 लाख। तो क्या ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है? नहीं, ये इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एसेट जो है वो उसका रिलेशनशिप क्या होता है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। अब यहां पर एसेट तो बोल रहा है 100, लायबिलिटी बोल रहा है 40 और इक्विटी बोल रहा है 30, तो 100 ये इक्वल नहीं हुआ, ये तो है ना, एसेट और लायबिलिटी दोनों साइड इक्वल होती है, तो ये इक्वल नहीं हुई, इसका मतलब ये वैलिडेट नहीं है, यहां पर कुछ ना कुछ मिस्टेक है, उसको करेक्ट करना पड़ेगा, कोई एरर है ये। सो वैलिडेशन इमीडिएटली डिटेक्ट द एरर, डिटेक्ट करके पहचान करके हमको बता देता है। इससे हमारा कंप्लीटनेस आती है, एक्यूरेसी आती है, कंसिस्टेंसी आती है और कंप्लायंसेस भी हम फॉलो कर पाते हैं। ओके, सो वैलिडेशन के बहुत सारे बेनिफिट है। एरर डिटेक्शन हो जाता है, बेटर एक्यूरेसी आ जाती है, रिलायबल रिपोर्टिंग होती है और कंप्लायंसेस जो है, स्टैंडर्ड्स जो बने हुए हैं उनको हम अच्छे से मतलब फॉलो कर पाते हैं। लास्ट हमारा आता है रेंडरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ कर लिया उस सिस्टम के अंदर, लेकिन वो तो XML के थ्रू हुआ है, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू हुआ है। अब रेंडरिंग के थ्रू इस ये जो सिस्टम है उस कंप्यूटर लैंग्वेज के डेटा को ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर हमको कन्वर्ट करके देगा, ताकि हम इंसान उसको आराम से पढ़ के समझ सकें। सो रेंडरिंग मींस कन्वर्टिंग XBRL डेटा इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, जिसको ह्यूमन पढ़ सके उस फॉर्मेट के अंदर ये रेंडरिंग हमको डेटा को कन्वर्ट करके दे देता है, ये रेंडरिंग का काम होता है। कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड XBRL डायरेक्टली, XML के थ्रू वो डायरेक्टली उसको पढ़ सकते हैं, ह्यूमंस कैन नॉट। Therefore, XBRL data must be converted, बैलेंस शीट, P&L, टेबल्स, चार्ट्स, रिपोर्ट्स के अंदर XBRL डेटा को कन्वर्ट कर दिया जाता है और बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, टेबल्स, चार्ट्स और रिपोर्ट्स को इंसान, इन्वेस्टर्स आराम से पढ़ सकते हैं। ओके जी, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया? हाँ जी, हमको तो आ गया। सो कंप्लीट अगर फ्लो हम देखें XBRL का तो वो क्या है। स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर टैक्सोनॉमी क्रिएट की जाती है, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। स्टेप नंबर सेकंड के अंदर एलिमेंट्स डिफाइन किए जाते हैं। स्टेप नंबर थर्ड के अंदर डेटा जो है वो एक तरीके से एंटर किया जाता है इन इंस्टेंस डॉक्यूमेंट के अंदर। फिर नेम स्पेस जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उसके बाद लिंक बेस क्रिएट किया जाता है जिससे रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है। फिर वैलिडेशन चेक एक्यूरेसी तैयार की जाती है और लास्ट के अंदर रेंडरिंग जो है यानी कि कन्वर्ट किया जाता है डेटा को इनटू रिपोर्ट्स के अंदर और फाइनल आपके सामने रिपोर्ट्स आ जाती है और आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको समरी बताऊं तो XML क्या है? XML XBRL की एक लैंग्वेज है और एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसके जरिए जो सिस्टम है वो डेटा को रीड करता है। टैक्सोनॉमी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। इंस्टेंस डॉक्यूमेंट क्या है? एक्चुअल फाइनेंशियल डेटा होता है, यानी कि यहाँ पर फिगर्स डेटा आपको प्रोवाइड किया जाता है। एलिमेंट्स के अंदर इंडिविजुअल फाइनेंशियल आइटम को जो है वो डिसाइड किया जाता है। नेम इसकी स्पेस के अंदर यूनिक आइडेंटिफायर आपको दे दिया जाता है। लिंक बेस के अंदर रिलेशनशिप मैनेजर आपके पास आ जाता है, यानी कि डेटा उनके बीच में रिलेशनशिप को दिखाता है। वैलिडेशन जो है एरर चेकिंग में काम आता है और रेंडरिंग जो है ह्यूमन रीडेबल आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है। तो आई होप XBRL के आज के इस लेक्चर के अंदर जितना मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि XBRL है क्या। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अगर नेक्स्ट लेक्चर देखना है तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वो वीडियो जो है वो मिल जाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।